नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड मामले को लेकर सीबीआई की टीम इंदौर पहुंच गई है। सीबीआई की टीम 26 करोड़ के फ्रॉड को लेकर जांच करेगी। बता दें कि साल 2020 में कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, जिसके बाद एमआईजी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बड़ी जानकारी, जहां संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड मामले को लेकर सीबीआई की टीम इंदौर पहुंच गई है। सीबीआई की टीम 26 करोड़ के फ्रॉड को लेकर जांच करेगी और ये भी बता दें कि साल 2020 में कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, जिसके बाद एमआईजी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो इंदौर पहुंच गई है सीबीआई की टीम और आप ये देखिए कि 26 करोड़ के फ्रॉड का ये पूरा मामला है, जिसकी जांच करेगी। दरअसल 2020 में निवेशकों के साथ ये धोखाधड़ी हुई थी और इस दौरान संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव फ्रॉड मामले में अब सीबीआई की टीम एक्टिव हो गई है, जो कि सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। 26 करोड़ के फ्रॉड का पूरा घटनाक्रम था, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। दरअसल 2020 में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई थी और तब से पूरा मामला लगातार चर्चाओं में भी रहा है और इसको लेकर जब जांच की बात कही गई है, अब सीबीआई की जो टीम है वो इंदौर पहुंच चुकी है, जो 26 करोड़ के फ्रॉड मामले में गहनता से जांच करेगी। और धोखाधड़ी एमआईजी थाने में इसकी एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई थी। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव फ्रॉड, ये जो नाम आप सुन पा रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या में निवेशकों को 26 करोड़ का चूना लगाया गया है। अब 2020 से ये पूरा मामला लगातार लंबित था, मामले में जांच हो रही थी और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। और चलिए सीधे करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 2020 का ये पूरा मामला है और अब सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की जो चिटफंड है या फिर ये कहे कि जो सहकारी साख समितियों के नाम पर जो कंपनियां रजिस्टर्ड कराई गई है, वो निवेशकों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रही है। और इसी तरह का मामला आर्थिक राजधानी इंदौर से सामने आया था कि जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा 600 लोगों से लगभग 26 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया गया था। कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच देकर इन लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया गया और बाद में एक कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे वो लोग वहां से फरार हो गए थे। तो लंबे समय तक जो है वो वहां के लोग इनको तलाशते रहे। उसके बाद 2020 में एमआईजी थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसके बाद से पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही थी कि जो निवेशकों का पैसा लेकर जो लोग भागे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी जब पुलिस के हाथ खाली रहे, तो उसके बाद जो निवेशक है वो लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उसके बाद इस मामले में सीबीआई, इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। अब सीबीआई की टीम जो है वो इंदौर पहुंची है। निश्चित तौर पर वो निवेशकों से भी मिलेगी और पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया है उस सब को लेकर भी जानकारी जुटाएगी, ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके और जिन निवेशकों ने अपनी गाड़ी कमाई इस साख सहकारी समिति में निवेश की थी उनकी राशि को लौटाया जा सके। देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी हमने लगातार देखा कि रकम दुगनी करने के नाम पर विभिन्न जो साख सहकारी समितियां होती है, चिटफंड कंपनियां होती हैं, वो निवेशकों को झांसा देती हैं। पहले थोड़ी सी रकम लगवाती है, उसको आपको रिटर्न भी देती है और जब लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि कंपनी अच्छी है और रिटर्न वापस करेगी, हाँ। और जब वो एक बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देते तो उसके बाद एक लोग जो है वो फरार हो जाते। इस तरह के मामले न केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आते रहते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट करता है कि जो संस्था आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है उस पर आप निवेश ना करें, लेकिन लोग लालच में आकर इस तरह की कंपनियों में निवेश कर देते हैं और उसके बाद जो है जांच लगातार चलती रहती है, लेकिन निवेशकों का पैसा जो है बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस मिल पाता है। कि सीबीआई के एक्टिव होने के बाद इसमें क्या क्या खुलासे होते हैं, क्या पैसे वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र, और आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तमिलनाडु के एनआईटी त्रिची से लापता इंदौर की ओजस्वी गुप्ता का 15 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। बेटी की तलाश में त्रिची गई मां और भाई निराश होकर वापस लौट आए हैं। तो वहीं परिजनों ने बेटी की तलाश के लिए इंदौर पुलिस ने मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि एनआईटी त्रिची में ओजस्वी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनी थी, जिसके बाद क्लास के छात्रों से लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। इससे परेशान होकर वो लेटर छोड़कर चली गई। इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने त्रिची के एसपी और डीआईजी से बात की है और ओजस्वी के जल्द मिलने की संभावना जताई गई है।
बच्ची की 14-15 तारीख से गई हुई, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। मोबाइल बंद है, स्विच है बंद है, और वहाँ की पुलिस कर रही कि हम सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और यहाँ जो कॉलेज वाले वो बोल रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं गया सबसे पहले, मैं वहाँ पे सब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही दिन मीटिंग बुलाई, डीएसपी को बुलाया, सारा उन्होंने बोला कि यार जैसे ही उनको पता चला सब कर रहे हैं, वो लोग भी लगे हुए, पुलिस को एफआईआर जैसे ही उनको पता चले रात में ही कर दिया था उन्होंने। 15 तारीख को रात को पता चला, वो ये रात में ही एफआईआर कर दी थी पुलिस, तब से लगी हुई है। सब कैमरे, इवन कॉलेज के अंदर बाहर सब कुछ देखा उन्होंने। बाहर जाते हुए उनको दिख गई कॉलेज के, बट उसके बाद वो बस में बैठी है, वो भी दिखा है, एक कैमरा ही था वहाँ पे, वो भी बाहर की किसी शॉप पे बस से जाती थी। उसके बाद कहाँ गई कोई खबर नहीं है। ओजस्वी गुप्ता एक बच्ची अपने इंदौर की रहने वाली है, और घटनाक्रम पूरा तमिलनाडु त्रिची ज़िले का है। आज उनके परिवार वाले आए थे और उनका बेसिक कंटिंजेंट ये था कि त्रिची पुलिस से आप एक बार बात कर लें। तो मैंने उन्हें ध्यान में लाया कि त्रिची में ये त्रिची का रूरल डिस्ट्रिक्ट आता है, उनके एसपी है मिस्टर वरुण, उनसे मेरी बात हुई, और त्रिची के डीआईजी मिस्टर मनोहर, उनसे भी मेरी बात हुई, और वो लोग भी काफ़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रकरण में लगे हैं। हमने उन्हें बताया कि यदि इंदौर पुलिस से कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो वो ज़रूर हम लोग उसमें देंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने त्रिची कॉलेज से लापता इंदौर की बेटी के लिए चिंता जाहिर की है। जीतू पटवारी ने ट्वीट कर कहा है कि इंदौर की बेटी ओजस्वी गुप्ता तमिलनाडु के प्रतिष्ठित कॉलेज से लापता है। बेटी के माता पिता गहरी चिंता में हैं और तमाम आश्वासनों के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मेरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन है कि प्रदेश की बेटी को ढूंढने के लिए शासन के स्तर पर तमिलनाडु सरकार से बातचीत करें और उन्हें जल्द से जल्द घर वापस लाएं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, त्रिची से गायब हुई मध्य प्रदेश की बेटी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। 15 दिन से लगातार उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ जीतू पटवारी भी अब सीएम से ये आग्रह कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द ढूंढा जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इंदौर की रहने वाली जो ओजस्वी गुप्ता है वो एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने वहां पर एडमिशन लिया था, और उनकी नेशनल रैंक 72वीं रैंक थी, और यही कारण है कि उनको क्लास का सीआर बनाया गया था। लेकिन जो उनके परिजनों का आरोप है कि 15 दिन से वो लापता है, और एक लेटर वो छोड़कर गई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बॉयज है उनकी तरफ से लगातार उसको हिरास किया जा रहा था। तो सीधे तौर पर वो ये जो मामला है, ये प्रताड़ना का मामला है कि कॉलेज में प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते वह कॉलेज से चली गई है। हालांकि जो आखिरी सीसीटीवी फुटेज है उनका केवल कॉलेज कैंपस से बाहर निकलते हुए का कैंपस है, लेकिन उन्होंने घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया है। घर वाले जरूर त्रिची गए थे, वहां पर स्थानीय पुलिस से भी उनकी मुलाकात हुई है, कॉलेज मैनेजमेंट से भी बात हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो परिजनों के हाथ खाली है, पुलिस के हाथ भी खाली है। किसी को नहीं पता है कि आखिर ओजस्वी गुप्ता आखिर गई कहां है, और यही कारण है कि देखिए परिवार वाले लगातार इस बात की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उसे खोजा जाए। और उसी क्रम में देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मुख्यमंत्री जी को टैग करके लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और जो वहां की सरकार, स्थानीय सरकार है, उससे बात करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बेटी है ओजस्वी गुप्ता, 15 दिन से वो लापता है, और परिवारजनों का जो हाल है वो बेहद चिंतनीय होता जा रहा है लगातार। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए इसके पहले भी हमने कुछ इस तरह के मामले देखे, न केवल देश के अंदर के बल्कि देश के बाहर के भी हमने मामले देखे। जब इस तरह की बात सामने आई तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले में चिंता जाहिर करते हुए वहां की सरकारों से भी बात की। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में जब ये मामला आएगा तो निश्चित तौर पर वो इसमें भी संज्ञान लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर पुलिस के अधिकारियों का भी कहना है कि तिरछी पुलिस के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है, वो भी लगातार खोजने में जुटे हुए हैं, परिजनों से भी उनकी बात हुई, तो निश्चित तौर पर जल्दी उसे देख रहे हैं कि कब तक बच्ची मिल पाती। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र, और आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एमपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन है, और ये दूसरा चरण शुरू हो चुका है, और इस चरण में विभिन्न वर्गों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकीलों के सदस्यता पर बीजेपी का फोकस रहेगा। दूरस्थ इलाकों में चलाया जाएगा अभियान, जहां जिन लोगों के पास फोन नहीं है उनके लिए ऑफलाइन भी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण से उत्साहित बीजेपी ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है।
तो वहीं एमपी में आज से खुले 6 नेशनल पार्क, पर्यटक कर सकेंगे कोर एरिया में सफारी। 3 महीने से नेशनल पार्क कोर एरिया बंद था। मॉनसून की वजह से कोर एरिया को बंद किया गया था। कोर एरिया में घूमने के लिए करानी होगी ऑनलाइन बुकिंग और अब 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। यानी कि 4 अक्टूबर तक जितने भी ऑनलाइन बुकिंग्स हैं वो फुल हो चुकी हैं और उसके बाद की डेट्स आपको मिल पाएंगी। मध्य प्रदेश में आज से 6 नेशनल पार्क अब खोलने जा रहे हैं। पर्यटक अब कोर एरिया में सफारी कर पाएंगे। 3 महीने से नेशनल पार्क कोर एरिया बंद था और मॉनसून की वजह से ये कोर एरिया को बंद किया गया था। कोर एरिया में घूमने के लिए करानी होगी ऑनलाइन बुकिंग और 4 अक्टूबर तक फिलहाल बुक है, लेकिन उसके बाद की जो डेट्स हो वो आपको मिल सकती है। बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं और संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 4 अक्टूबर तक तो ऑनलाइन बुकिंग फुल है, लेकिन इसके बाद की डेट्स मिल सकती है लोगों को, यानी कि एक बार फिर से सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं अब मौसम में। देखिए बिल्कुल, मैं रीनू आपको बता दूं कि बारिश की वजह से 3 महीने के लिए मध्य प्रदेश की जितनी भी नेशनल पार्क है उन सभी को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए उन इलाकों में पानी आ जाता है और वन्य जीव जो है वो सड़कों पर नजर आते हैं और ऐसे में उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, यही कारण है कि पर्यटकों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चूंकि अब मध्य प्रदेश सहित देश भर में मानसून लगभग अब विदाई ले चुका है और ऐसे में आज से जो है वो मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्क आज से खोल दिए गए हैं और उसके लिए पहले से ही बुकिंग होना शुरू हो गई थी और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि लगभग 4 तारीख तक के सभी नेशनल पार्क के जो पर्यटकों की संख्या है वो पूरी तरीके से बुकिंग हो चुकी है और 4 तारीख के बाद यदि आप सफारी में घूमने जाना चाहते हैं तो आपको वहां पर स्थान मिल सकता है। लेकिन अगर आप 4 तारीख तक जाना चाहेंगे तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए 3 महीने का लंबा इंतजार है जो मध्य प्रदेश के पर्यटकों ने किया है और उसके बाद अब टाइगर्स का दीदार की बात हो या कूनों में चीतों के दीदार की बात हो, तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो वन्यजीव प्राणियों के हिसाब से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है और न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि विदेशों से भी पर्यटक जो है वो मध्य प्रदेश में जब आते हैं तो यहाँ के जो टाइगर रिजर्व है या जो नेशनल पार्क है उनमें अब अपने आप को जाने से रोक नहीं पाते, चाहे वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात हो, पन्ना टाइगर रिजर्व की बात हो, बांधवगढ़ हो, माधव नेशनल पार्क हो या कूनो नेशनल पार्क हो, ये वो इलाके हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर इलाके हैं और आप जब आप उस पर जंगल सफारी के लिए गुजरते हैं तो आपको रास्ते में टाइगर्स के अलावा बहुत सारे वन्यजीव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में एक लंबा इंतजार मध्य प्रदेश और देश भर के पर्यटकों को करना पड़ा था, क्योंकि 3 महीने का समय ऐसा था कि जब मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी था, इसलिए उसको बंद किया गया था और आज से ये सभी नेशनल पार्क जो है वो शुरू हो रहे हैं। उसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटक भी उसको देखने के लिए उमड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से जो बड़ी संख्या में पर्यटक हैं बाहर से भी आते हैं और यहां पर सफारी का आनंद लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जांजगीर चांपा से अहम खबर की, जहां करोड़ों के लेन देन में धोखाधड़ी और प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने जान दे दी। मृतक अमन कौशिक के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 1,60,00,000 रुपए की धोखाधड़ी और प्रताड़ना से तंग आकर अमन ने जहर खाकर जान दे दी थी। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बड़ी जानकारी है जांजगीर चांपा से, जहां करोड़ों के लेन देन में धोखाधड़ी और प्रताड़ना से तंग आकर एक शख्स ने जान दे दी। मृतक अमन कौशिक के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अंबिकापुर में हाथी ने 60 साल के बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। बासेन पारा जंगल में यह हादसा हुआ है। दल से बिछड़े 2 हाथियों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इलाके में करीब 20 दिन से 12 हाथियों के दल ने डेरा जमाया हुआ है। दल में 2 हाथी अलग होकर उत्पात मचा रहे थे। उदयपुर वन परिक्षेत्र के कोटमी में यह घटना हुई है। तो खबर अंबिकापुर से, जहां पर हाथी ने 60 साल के बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला है। बासेन पारा जंगल में यह हादसा हुआ है। पेंड्रा की बात करेंगे, जहां चोर अब बाल आंगनबाड़ी केंद्रों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। 3 दिनों में 3 अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों में चोरी की वारदात हुई। चोर ताला तोड़कर बच्चों के लिए रखा दाल, चावल और गैस सिलेंडर ले गए। मरवाई थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोरी की वारदातों से लोग परेशान हैं। रात्रि गश्त नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं।
डकैती डालने में माहिर है वो गांव जिस गांव में पुलिस की रेड पड़ी तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। वहां 7 राज्यों की पुलिस का डेरा है। सीसीटीवी में कैद हुई है गैंग की लाइव तस्वीरें। कैसे वारदात के वक्त चड्डी बनियान गैंग एक राज्य से दूसरे राज्य में गया और ये गिरोह कोई सुराग नहीं छोड़ता। कैसे खुला 20 लाख की डकैती का राज, ये खुलासा हैरत में डाल देगा। डकैती डालने वाला गांव, 7 राज्यों की पुलिस का डेरा, पुलिस की रेड, गांव वालों ने घेरा। पुलिस को चकमा देने में माहिर गैंग, MP टू छत्तीसगढ़, गिरोह बेनकाब। लिफ्ट मांगने वाला बदमाश गैंग, 20 लाख का डाका, खुल गया राज। MP का एक ऐसा इलाका जिस इलाके तक दुर्ग पुलिस पहुंची, यहां तक पहुंचने के लिए पुलिस ने एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक ऐसे ऐप का जिसमें सीसीटीवी कहां-कहां लगे हैं उसका पता चल सके। इस ऐप से करीब 550 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिससे गैंग का पता चल सके। गिरोह कितना शातिर है इस बात से समझिए, ना तो अपने पास मोबाइल फोन रखता है, ना ही ऐसा क्लू कि जिससे पुलिस वालों को भनक लगे। जुलाई में गैंग ने दुर्ग के रसमड़ा में 20 लाख की डकैती डाली थी। पति पत्नी को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। दरवाजा तोड़कर घर में एंट्री की। पति पत्नी दहशत में थे। सुनिए दहशत की कहानी फरियादी की जुबानी। सर, कल रात में लगभग 2:48 पे हमारे कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया। 5 आदमी हमारे रूम में आए, हमको बंधक बना के पूरा कर दिया। मेरा हाथ पैर और मुंह पे बांध दिया, मिसेज को भी बांध दिया। उसके बाद उनका ये कहना था कहाँ पैसा रखे हो, क्या रखे हो, हमको बताओ। उसके बाद फरियादी को डराया धमकाया भी गया, अगर पुलिस को खबर की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। चड्डी बनियान गैंग था ये फरियादी के मुताबिक। 2-3 बार उन्होंने हमें मारने का प्रयास किया, लेकिन हमारे साथ मारा नहीं उन्होंने, बस बांध के हमको रख दिया था। उनके साथ जो आए थे उन्होंने अलमारी तोड़ना चालू किया। उसमें जो नगद पैसा और जो सोना था उसको पूरा उन्होंने भरना चालू किया और फिर पूरा इकट्ठा किया। उसके बाद बोले ना पुलिस में कंप्लेंट करना और ना कुछ करना। मतलब रूम में घुसते पहले तो हमारे दोनों मोबाइल ही कवर कर लिए उन लोगों ने, और उसके बाद सब लेके करीबन आधे घंटे 35 मिनट बाद वो निकल गए। वारदात के लिए बस से सवार होकर आरोपी दुर्ग पहुंचे थे। इस बीच ऑटो का भी सहारा लिया, ट्रक में लिफ्ट मांगी और फिर मौका वारदात तक पहुंचने के लिए पैदल गए। अक्सर इसी टेक्निक का इस्तेमाल आरोपी करते हैं जिनसे इनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। त्रिनयन ऐप का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है इसमें। त्रिनयन ऐप बेसिकली ऐसी ऐप है जो दिखाती है कि आसपास कहाँ पर सीसीटीवी कैमरास फिटेड हैं। तो जब हमारा कोई भी विवेचक होता है वो घटनास्थल पर पहुंचता है तो उसको त्रिनयन ऐप के माध्यम से पता रहता है कि आसपास कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरास हैं और कहाँ उसको मतलब जाकर उसको सीसीटीवी कैमरा खंगाल लें। पुलिस वालों को सुराग मिला कि ये गैंग MP के धार के टांडा इलाके की है। जब पुलिस की टीम रेड डालने गई तो गांव वालों ने घेर लिया। इन इलाकों में 7 राज्य की पुलिस डेरा डाले हुए है। इसमें जो एक घटना थी उसमें 4 लोग डायरेक्टली शामिल थे और एक और व्यक्ति था जो इनडायरेक्टली शामिल था, जो इनको गाइड कर रहा था। तो उसमें से 4 में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 3 बचे हुए हैं। और जो हैंडल कर रहा था काला भाई नाम का व्यक्ति, उसको भी जीरो इन कर लिया गया है। उस तक भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। 4 लोगों ने वारदात की थी जिसमें 5वां आरोपी इनका राजदार है। गैंग का एक आरोपी ही पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गैंग को दबोचने के लिए 22 दिन तक पुलिस की टीम को कैंप करना पड़ा, तब जाकर एक आरोपी पुलिस के हाथ आया। ये लोग क्या करते हैं कि इनका एक स्मार्ट टैक्टिक्स ये रहता है कि जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसको काउंटर करने के लिए जैसे मोबाइल अपना बंद कर देते हैं जिससे लोकेशन ट्रैक करना इनका मुश्किल हो। जनरली सड़क के रास्ते नहीं चलते, घटना स्थल के आसपास ये सड़क का इस्तेमाल नहीं करते, अंदर खेत और जंगल के रास्ते से आते हैं, पैदल चलते हैं। जैसे ये रसमड़ा की डकैती हुई उसमें देखा गया कि ये लोग रसमड़ा से नेहरू नगर तक पैदल चल के आए अंदर के अंदर रास्ते से। तो ये लोग इस तरह की स्मार्ट टैक्टिक्स यूज करते हैं। अब भी इस गैंग के कई राज खुलने बाकी हैं।
दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए आप देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। तमिलनाडु में इंदौर की बेटी एनआईटी त्रिची कॉलेज से लापता। एमपी में बीजेपी सदस्यता अभियान का आज दूसरा चरण शुरू